नमस्कार करता हूं एक बार फिर से सभी का एपिसोड नंबर 4 में। इंस्पायरिंग माइंड्स अ टॉक पॉइंट वेयर यू स्पीक वर्ल्ड लिसन्स। तो ये टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट करा था और बहुत खुशी हो रही मुझे आपको बताते हुए कि आज हम उसका 4th एपिसोड लेकर आ गए। और आज हमारे बीच जो गेस्ट है, चूंकि मैंने कहा ये एजुकेटर्स के लिए है तो ऑफ कोर्स वो टीचर होंगी। आज हमारे बीच है डॉक्टर हेमली जोशी मैम। तो मैम, सबसे पहले आपका इंस्पायरिंग माइंड्स पे वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। तो जहां तक मैं डॉक्टर हेमली जोशी मैम के बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको अवार्ड मिला है, नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है इनको बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन मुंबई इन सम हाई स्कूल एज ए टीचर। ठीक है मैम, साइंस पढ़ाते हैं और साइंस बहुत गजब का पढ़ाते हैं। और इन गजब का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये थ्रू कार्टून्स भी पढ़ाते हैं और इनकी बड़ी फेमस बुक्स निकलती हैं, साई कार्टून्स करके। वॉल्यूम 2 जस्ट कोई रिलीज हुआ होगा, मैंने देखा था शायद, आई थिंक मैम वॉल्यूम 2 ही था वो। हाँ, वॉल्यूम 2 होगा। जी। तो उसके बिना भी मैम ने 7 बुक्स पब्लिश करी हैं। अब मैं नाम लेना शुरू हो जाऊंगा तो टाइम निकलेगा, तो फिर उनको हम सुन नहीं पाएंगे। तो इस प्रोग्राम का मोटिव ही यही है कि टीचर को सुनना। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया। इंटरनेशनल लेवल पे भी जब एशियन कन्क्लेव हुआ, वहां भी इनको सम्मानित किया गया, वहां भी इनको अवार्ड मिला फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज इन द एजुकेशन फील्ड। साइंस को पढ़ाने में जो इनको इनोवेशंस होती हैं, उन उनके बेसिस पर इनको जो है एशियन कन्क्लेव में भी अवार्ड से नवाजा गया। चिल्ड्रन कांग्रेस जो है, उसके द्वारा भी जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी कहूंगा, उनके द्वारा भी इनको 6 टाइम्स शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, तो ये अपने में ही, अगर मैं अवार्ड की बात करता चलूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैम ने बहुत ढेर सारे अवार्ड ले रखे हैं। और ये हम सभी टीचर्स के लिए फख्र की बात है। वी शुड फील प्राउड दैट टुडे वी आर गोइंग टू लिसन वन ऑफ द रोल मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए मैम, आपका एक बार फिर वेलकम करते हुए, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरे मोटिव ज्यादा बोलना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो गेस्ट टीचर आता है वो ज्यादा बोले। तो मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं, अपने हाई स्कूलिंग कहाँ से की, अभी प्रेजेंटली आप काम कहाँ करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दें, स्कूल से लेके कॉलेज तक और फिर आपके जॉब तक। ओवर टू यू। सर मैंने स्कूलिंग कार्मेल ऑफ सेंट जोसेफ में की है, वो भी मुंबई में है। एंड मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। एक्चुअली मेरे लिए जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब मेरे परिवार में ही मेरे फैमिली में एजुकेशन को लेकर सब इतने जागरूक है कि बेटी है तो क्या पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। और जब बेटा बेटी में फर्क ही नहीं है तो मुझे कभी भी पढ़ाई के लिए रोका टोका नहीं गया। तो हाँ, एक है कि मेरे फादर डॉक्टर है और मेरे मदर के साइड पे फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट सब टीचर्स है, तो मुझे वहां से खूब सपोर्ट मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने मेरे पापा को बताया, वो थोड़े से निराश हुए कि अच्छा, मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता था, मेडिकल फील्ड में भेजना चाहता था, लेकिन तुमको तो टीचर बनना है, तो क्या ये साधारण फील्ड नहीं है। मैंने उनको समझाया कि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी प्रोफेशन, कि ये वो प्रोफेशन है जो एक डॉक्टर को बनाता है। मैंने 2 साल प्राइवेट में काम किया है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट एडेड स्कूल में काम करने के लिए। मैं 10 साल गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैं अभी जस्ट रिसेंटली शेख जीएच हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, महाराष्ट्र में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज है, तो जो हाई स्कूल में मैं एज अ प्रिंसिपल अपॉइंटेड हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम कितना कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। कि कभी बहुत एंडलेस हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में वो मेहनत पहुंचती नहीं है।
जैसे मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली मैंने बचपन से जिस तरह से साइंस पढ़ा है वैसे ही मैं बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि साइंस और मेरा ऐसा बॉन्ड ही है। मैं साइंस को बाय हार्ट नहीं कर सकती थी बचपन से। तो मैंने कुछ ट्रिक्स सोच लिए थे कि मेरे नोट्स भी एकदम, सभी पूरे क्लास में से मेरे नोट्स सबसे अलग थे। जहाँ पे डायग्राम्स नहीं दिए गए थे टेक्स्ट बुक में, वहां पे मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करना शुरू किए अपने अपने आप से। और जहाँ पे मुझे डिफिकल्ट कंसेप्ट लगा तो मैंने वहां पे बचपन से ही कार्टून्स, चार्ट्स, टेबल्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं ऐसे ही, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, और मुझे अभी भी याद है वो सीन। मैं, एक क्वेश्चन था कि अर्थवर्म्स आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। तो मैं खुद अर्थवर्म बरोज एंड फरोज बनाते हुए दिखा रही थी। एंड वो सॉइल में क्या कर रहा है, हाउ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। तो एक दिन मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम ड्राइंग कर रही हो। मतलब पढ़ाई ही कर रही हूँ। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि अगर मुझे कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट लगा तो मैं इस तरह से मैं पढ़ाई करती थी। और बचपन से ही मुझे कला क्षेत्र में, मैं खुद कलाकार हूँ। मैंने एमएससी बीएड किया है, मैंने पीएचडी किया है, लेकिन मैं अभी सेकंड पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस में मैं कर रही हूँ, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। बट कला जगत में, इफ नॉट साइंस, शायद मैं कहीं थिएटर आर्टिस्ट होती। तो कला जगत में मेरी बहुत रुचि रही है। मैं बचपन से ही, फोक आर्ट है, भारत एक खोज, हमारे टाइम पे तो इतने अच्छे अच्छे बढ़िया प्रोग्राम्स आते थे डीडी नेशनल पे। तो भारत एक खोज मैंने देखना शुरू कर दिया, वहां पे कला जगत की अलग अलग हमें छवियां देखने मिली। मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आर्ट को साइंस के साथ इंटीग्रेट किया, ना ही ड्राइंग के स्वरूप में, लेकिन फोक आर्ट के स्वरूप में, फोक डांस के स्वरूप में मैंने इस तरह से उसको अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ा है। तो कभी कभी हम ड्रामेटाइजेशन करते हैं, तो साइंस ड्रामा में भी मैं अपना साइंस का जो कंसेप्ट है वो लेकर आती हूँ। साइंस ड्रामा भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए आज ये बहुत अनिवार्य हो गया है, कंपलसरी हो गया है कि एक टीचर है वो फैसिलिटेटर है, और ओवरऑल पैकेज होना चाहिए। A teacher should be a facilitator first, and the teacher should be the one who mentors the students. तो मैम ये जो आप सभी, मुझे लग रहा है कि मैम को सुन पा रहे होंगे, और जो जो भी टीचर, जो जो भी एडुकेटर या कोई भी इंसान इस वीडियो को यदि देख पाएगा, जब भी देखे इस हमारे आज के एपिसोड 4 को, तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेयर करिएगा। शेयर करने से मेरा मोटिव यही है कि ताकि ये मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंचे, हाँ, इंडिया के मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंचे। मैम की जर्नी को हमने थोड़ा सा सुना है। मैम फोक में रुचि रखती हैं, जैसे कि इनका कथक में, मेरे को प्रोफाइल जब देखा तो कथक में काफी रुचि रखती हैं। मैम की जो सबसे फेमस बुक है वो है साइक कार्टून्स करके। साइंस को समझाने के लिए मैम कार्टून्स का इस्तेमाल करती हैं। और चूंकि ये मैम मानती हैं, और मैं भी मानता हूं, कि अ टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर वो होता है जो मुश्किल चीज को आसानी से समझा दे, ठीक है। Yes. तो टीचर अगर ये काम ना कर पाए, तो पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें टीचर खुद को कहना नहीं चाहिए, चाहे हमें ज्ञान कितना भी हो, बट नहीं कहना चाहिए। ज्ञान कभी पूरा हो नहीं सकता, ये भी हम जानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बहुत ही अपने भारतीय कल्चर में विश्वास रखती हूँ। तो मैं हमेशा, एक्चुअली टीचर ये वर्ड हमारे लिए है ही नहीं। हमारे यहाँ तो गुरुज हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। और आज वो सारी पदवियां हैं वो आज टीचर ने ऑक्यूपाई की है। मैं ये मानती हूँ शिक्षक जो है वो एक बेसिक लेवल पे आता है। ऑलराइट, एंड उसमें बहुत सारी हायरार्कीज है। अगर आप बच्चों के सोल को आप टच करो, इफ यू टच द सोल ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ स्टूडेंट, दैट मीन्स यू हैव अचीव द लेवल ऑफ गुरु। चाहता हूँ, एक सवाल मेरा यहीं से बन जाता है, आपकी आपकी ही कही हुई बातों से मैं सवाल निकालने का प्रयास करूंगा, कुछ क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करूंगा। आप पर्सपेक्टिव बेस्ड उसका आंसर करिएगा प्लीज।
और संक्षेप में करिएगा, टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। तो मैम, जैसे कि हम ये देखते हैं जितनी भी साइंटिफिक बातें हैं, हाँ, कुछ बच्चे जो हैं, जैसे हमने भी पढ़ी, नाइन्थ में पढ़ी, टेंथ में पढ़ी, कुछ साइंस के कंसेप्ट कुछ भी हुए, मानो एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया जी नाइन्थ में आके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो क्या इसका एंशियंट टाइम से कोई भी रिलेशन होगा? एंशियंट टाइम्स में लोगों ने यूज किया होगा, किसी ने खोजा होगा एटम्स? एब्सोल्युटली। आपको मैं यहाँ पे दो एग्जांपल बताऊंगी कि मैंने एक बुक लिखी, होलिस्टिक पीडागोजी फॉर एनईपी, और उसके अंतर्गत मैंने काफी कुछ गुरुकुल सिस्टम का मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है। अब गुरुकुल सिस्टम तो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम परमाणु वर्ड वाज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम भगवत गीता, उसका श्लोक भी मैंने ऐड किया है। अब आज मैं आपको बताऊं कि मैं अगर फिजिक्स पढ़ा रही हूं बच्चों को, पहले ही चैप्टर में कुछ ऐसा कंसेप्ट आए, और राइट, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशन है या सोलर सिस्टम है, मैं साइंस पढ़ा रही हूं, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु का मुझे मीनिंग बताइए। तो बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये कहाँ से अप्लाई। मैंने बोला ये होमवर्क है आपके लिए। दूसरे दिन बच्चे मुझे बोलते हैं कि ये तो एक भाग है हनुमान चालीसा का। मैंने कहा यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ इट। फिर मैं उसको पूरा कैलकुलेटिव वे कि एक युग क्या होता है, एक युग क्या होता है, एक सहस्त्र क्या होता है, और पूरा कैलकुलेशन करके मैं उनको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है अर्थ और सन के बीच का, वो मैं उनको बताती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत छोटी सी बात है, बच्चों को मैं एक ही बात पूछती हूँ कि ज्योग्राफी का हम संस्कृत में अगर हमें हमें ट्रांसलेट करना है, रूपांतर करना है, तो क्या होगा? तो बोलते भूगोल। मतलब भू मतलब क्या? भूमि। और गोल मतलब क्या? भूमि गोल है। ये हम पहले से ही हमने जाना हुआ है। मतलब कहने की बात यह है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली वो पहले जो हमारे आचार्य हुए तो पहले हैं, उन्होंने ये यस, सोच के यस, रखा। यस, बाद में डिस्कवर नाम किसी के भी गया हो, ये बात की बात है कि कितना यस, सोफिस्टिकेटेड वे में आपने उसको प्रेजेंट किया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट ये चीजें शुरू में थी, है ना? यस, तो एनी हाउ, आपकी जो बुक है उसको मैं बार बार देखता हूँ, उसके बारे में सोच रहा था कि एक आपसे बात कहूं कि ये जो कार्टून्स के थ्रू आप साइंस बच्चों में लाते हो, ठीक है, आपको कितना डिफरेंस लगा? पहले अगर मानो आप सिंपल बोर्ड और मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करके पढ़ाओ बच्चे को, और फिर एक तरफ कार्टून्स के थ्रू जाओ, दोनों में बेहतर मुझे भी पता है कार्टून्स वाला ज्यादा बेहतर होगा, बट क्या मैं कार्टून्स आपको हर एक क्लास के लिए एप्लीकेबल है? यस, यही मुझे कहना है कि सबसे पहले तो मैं आई लाइक टू डू रिसर्च व्हेन इट कम्स टू पीडागोजी टीचिंग टेक्निक्स में। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर मैंने नॉर्मल तरीके से पढ़ाया बच्चों को। आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आया, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आने के बावजूद भी याद नहीं रहता था। तो मुझे कोई ट्रिक फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने एक बेसिक ट्रिक, मैंने छोटे छोटे कार्टून बनाने शुरू कर दिए बोर्ड पे। तो उनको वो कार्टून की इमेज जो है वो दिमाग में बैठ गई। मैंने वो मेरी पहली साइटून बुक में डाला है, मैंने वो सारे कार्टून डाले हैं। तो उनको लगा, मैंने जब कॉपर वायर को इंसुलेट होते हुए मतलब मैंने दिखाया कि कैसे इंसुलेशन किया है कॉपर वायर को और क्यों किया है। तो कॉपर वायर का जो इमोजी है, रिएक्शन है कि मैं आई एम सेफ नाउ, ऑलराइट। और ये अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द कॉपर वायर बीइंग इंसुलेटेड, कि मतलब नाउ यू आर सेफ विथ मी, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। कि एग्जाम्पल एक रिजिड सेल है और दूसरा अमीबा है। तो अमीबा नाराज है रिजिड सेल को देखकर, उसके पास बॉडी है, मतलब द सेल इज रिजिड। so what will the I asked the students, so what the cell, the rigid cell is telling amoeba? तो बच्चे ही बोल रहे हैं अमीबा सैड लग रहा है, वो बेचारा शेपलेस है, दैट्स व्हाट।
You need to start going to the gym now. मीन्स ना कि ये जो कार्टून्स के थ्रू आप जाते हो और कार्टून्स में आप थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग डालते हो ताकि बच्चे को वो Exactly. लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके चला जाए और कंसेप्ट को एक तो वो याद रखेगा लंबे समय तक, और दूसरी बात ये होगी कि वो इसको इंजॉय करेगा, फिर उस कंसेप्ट को सारी जिंदगी उसके दिमाग मेरी में। पहली जो साइटून बुक है वो मैंने सिर्फ उसमें कार्टून्स एंड कंसेप्ट दिए हैं, एंड कंसेप्ट कैसे कि इजीली समझ में आए, वैसे मैं जैसे नोट्स लिखती थी। लेकिन मैंने जब रिव्यूज देखे, मैंने बच्चों से रिव्यूज लिए राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, कि बच्चों ने जब उसको पढ़ा तो उनको लगा कि ये थोड़ा स्टोरी टेलिंग वे में होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, सो मैंने उसमें स्टोरीज ऐड करनी शुरू कर दी। मेरे जितने भी कार्टून थे उसमें मैंने कुछ स्टोरीज ऐड कर दी। फिर वो इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन। एंड मेरे साइंस कार्टून म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट एट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट में मेरे साइंस कार्टून डिस्प्ले, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू डिस्प्ले दी साइंस कार्टून। एंड ये सूरज श्रीराम सर वहाँ के, ही मेकर ऑफ म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट एट पुणे यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने उनके यहाँ उनके उनसे मुझे ये वर्ड्स मिले हैं कि ये शायद भारत में पहली बार ऐसे साइंस कार्टून हमें देखने को मिले हैं। तो भारत में पहली बार यू आर द फर्स्ट वन who have published officially the science cartoon. So we can call you as the first female cartoonist, scientific cartoonist, in fact, है ना, साइंटिफिक कार्टूनिस्ट Yes. कह सकते हैं हम आपको, क्योंकि फिर ये मैंने देखा कि एल के लक्ष्मण जी ने भी किए हैं, लेकिन वो सिलेबस बेस पे नहीं। मेरे जो साइंस कार्टून है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी के सिलेबस बेस पे है। मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि मैम केवल साइंस की बुक्स नहीं लिखती या साइंस पढ़ाते नहीं है, मैम टीचर ट्रेनिंग्स भी देती हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करती हैं, चाहे वो एससीईआरटी के हों चाहे एनसीईआरटी के हों या अपने लोकल डाइट्स वहाँ के जितने भी हैं उनमें हों। तो ये जो मैम के पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स, ये सो ये उनके काम से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, इन सबको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि कितना बढ़िया काम होगा। सो मैम एक जी, ये मेरे आने के पहले यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे टीचर्स ने अचीव किए हुए हैं, एंड मेरे जो अचीवमेंट है वो ये है। वो तो थोड़े यस क्लोज है ना, ये डिस्पर्स होके लगे यस दूर दूर हैं, यस बट मेरा ये मानना है मैम कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, अपना काम करके आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता सबसे बड़ा अवार्ड वो है जो आपके दिल को सेटिस्फेक्शन दे, खुशी दे कि मैंने ये एब्सोल्युटली काम किया है, एब्सोल्युटली मैंने मेरी वजह से कोई बच्चा, एक भी बच्चा, यस अगर मैं एक एक जो अध्यापक है ना, अगर वो पूरी जिंदगी में एक भी बच्चा काबिल बना दे, तो मुझे लगता है उसने अपना रोल अदा किया है। He has played एब्सोल्युटली the role. एब्सोल्युटली तो ये तो हमें बूस्ट करने के लिए होते हैं सर्टिफिकेट्स, मोमेंटोस, हाँ, तो इनकी भी हम ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं जब हमें मिलता है। तो आपको कैसा लगता है जब इतने इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी आपको अवार्ड दे रखा है, तो आपको कैसा फील होता है, मतलब जब आप स्टेज पे जाते हो, किसी अचीवमेंट, मतलब किसी काम के लिए आपको दिया जा रहा है अवार्ड, तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी आजकल की यंग जनरेशन में जिनके पास पेशेंस बहुत कम है, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको कुछ भी अचीव करने से पहले अगर आप फेलियर को छूते हो, मतलब समझ जाओ कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। मेरे इतने अटेम्प्ट्स, मैंने सपोज आप सबको मेरे अचीवमेंट्स दिखते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी मेरे जितने अचीवमेंट्स हैं उससे भी डबल मेरे फेलियर्स रहे हैं। मेरे हर एक फेलियर पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। एक मैं क्वालिटी बोलूं कि अगर सपोज मैंने कहीं पे पार्टिसिपेट किया, मुझे विक्ट्री नहीं मिली, ठीक है, शुरू शुरू में बचपन में मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैं, व्हेन यू अटेंड अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी यू अंडरस्टैंड दैट ओके इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, ऑलराइट, एंड देन व्हाट यू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, दैट इज अनबीटेबल। मतलब आपको अगर आपको लिस्ट में कोई हरा सकता है,
लेकिन यहां से आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको यहां से कोई नहीं हरा सकता। तो मैं यही बात मानती हूं कि मेरे 10 साल के करियर में मुझे महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके लिए तो मैं मेरे संस्था को, मेरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में मैंने जो भी मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। मैम, चूंकि अब टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा जो मैं बार बार सभी से करता हूँ। पहले भी जितने हमारे गेस्ट आए, उनसे भी मैंने कहा कि हम कैसे बच्चों में, या मान लो कि आप दोनों तरीके से देखो, आप पेरेंट भी हो, आप टीचर भी हो, हाँ, गुरु मानते हो खुद को, तो मानो अ, आप क्या प्रेफर करोगे, ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग या ब्लेंड ऑफ बोथ, या दोनों? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 3 एपिसोड्स में मैंने कॉमन रखा है। अब आपका अपना पर्सपेक्टिव। I think any teacher you would ask would say the same thing कि ऑफलाइन टीचिंग, जब मैं पढ़ाती हूँ, स्पेशली जब मैं फोक डांस सिखाती हूँ, और आप देखिए कि एक्टिंग सिखाऊं या फोक डांस, थिएटर, कुछ भी सिखाऊं, और हम साथ में खाना खाने बैठ रहे हैं, तो हम सर्कल में बैठते हैं बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में आराम से बैठती हूँ, उनके साथ टिफिन शेयर करती हूँ, एंड दिस इज हाउ वी शेयर अ बॉन्ड, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता है। और एक चीज है कि आप स्पेशली जब आप पढ़ाते हो, बच्चे बेझिझक, आप उनको देख रहे, आप उनको महसूस कर रहे हो कि आपको नहीं समझा है, ऑलराइट? तो ये हम में एक सिक्स सेंस आ जाता है। टीचर जो एक पैशनेट टीचर होता है, ट्रू टीचर होता है, उनमें एक सिक्स सेंस होती है कि भाई तुमको नहीं समझा है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से आप उनको पढ़ाना शुरू करते हो कि जब तक तुम कन्विंस ना हो जाए, जब तक तुमको समझ में ना आ जाए। तो ये चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। मैं कहने का ये मतलब है कि मैं जहां तक मानता हूं कि मेरे हिसाब से ब्लेंड ऑफ बोथ, बोथ आर इम्पोर्टेंट एज पर द सिचुएशन, वट एवर Maybe you can have virtual classroom in the real world. कर। मान लीजिए जैसे जब कोरोना आया, कोविड आया, तो तब तो ऑनलाइन बच्चों ने बड़ा अच्छा पढ़ा, और आज ऑनलाइन हाँ अच्छे तभी, प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ठीक है, यस, जब बच्चा लेकिन मजबूर हो, ऑप्शन नहीं था तभी। हाँ, तब ऑप्शन नहीं था, बट आज ऑप्शन होने के बाद भी अगर आप देखें, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन ब्रांड्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसकी वजह नहीं, एब्सोल्युटली, उसकी मैं एक आई वजह विल नॉट डिनाई। मैं आप हम वी आर नॉट हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स। यस, ना ही हम ऑनलाइन को गलत कहते हैं, ना ही ऑफलाइन को गलत कहते हैं, हम दोनों को अच्छा मानते हैं। तो अब दो चीजें अच्छी हैं, तो दोनों का ब्लेंड हो जाए तो फिर तो दोनों ज्यादा अच्छा काम होगा। आपको एक मैं छोटी सी बात कि ऑनलाइन उन्हीं के लिए, मतलब ऑनलाइन सभी के लिए अच्छा तो है ही, नो डाउट, लेकिन जो अपनी फैमिली में मतलब वेल वर्स्ड है, जो जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो बच्चे ऑनलाइन रेगुलरली अटेंड कर पाते मैं हैं। आपसे कह रहा हूँ, तो आपके पास हाँ, फाइनेंशियल कोई कमी ना हो, यू आर अ पेरेंट, आप अपने बच्चे को कहाँ भेजोगे? ऑफलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन, ऑनलाइन, या इन दोनों का ब्लेंड? देखिए आजकल तो कोई भी स्कूल में आप देखिए कि दोनों का ब्लेंड ही चल रहा है। मैं ब्लेंड के लिए मैं बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऑफलाइन तो होना जरूरी ही है। ऑफलाइन में तो बेसिकली, ऑफलाइन तो इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे को इन्वॉल्व करना, आप बच्चे को देख यस, सकते हो, उसकी यस, एक्टिविटीज को देख सकते हो। ऑनलाइन में ये नहीं देखा जाता। ऑनलाइन बेसिकली दिस यस, प्लेटफॉर्म इज फॉर मेच्योर स्टूडेंट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड, हाँ, जो पहले से बहुत यस, पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी मेच्योर्ड है। अब कुछ बच्चे शरारती हैं जो सीखना नहीं, वो नहीं, वो मैच्योर नहीं है उतने, तो उनको तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ेगा। ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा नहीं हूँ, है, कई जगह पे ऑनलाइन फिट बैठता है, बट कई जगह पे ऑफलाइन फिट बैठता है। अब देखिए, राइट। जो सीरियस बच्चा है, जो अच्छा पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन में टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा, ऑनलाइन में वेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन में देखिए, क्योंकि कैमरा के सामने बात होती है, वो कोई भी बात फालतू नहीं करेंगे। फालतू इन द सेंस वही बात होगी जो टॉपिक के रिलेटेड है।
ठीक है, ऑफलाइन में कभी कभी हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा गाइड करने के लिए। तो व्हाट एक आई फील इज समटाइम्स, अभी आपने एक बात छेड़ी है तो मैं क्विकली एक चीज बता देती हूँ कि कभी ऑफलाइन में मैं लेक्चर्स आंसर ले दे रही हूँ। दो, आप मुझे फाइनल पर्सपेक्टिव दे दो कि विच वन इज बेटर, ऑनलाइन ऑफलाइन या मिक्सचर ऑफ बोथ, बस दैट्स इट। Uh, I would feel now, I think I am also convinced. Actually, I would prefer offline as a first preference and mixture of both as second preference. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर हेमली जोशी मैम, एक बार फिर हेमाली जोशी जी। हेमाली जोशी, आप आए हमारे इस प्रोग्राम पे, इंस्पायरिंग माइंड्स पे, लोगों ने आपको सुना, आपके विचार बड़े अच्छे हैं कि हाउ शुड अ टीचर थिंक, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सी ट्रिक्स लगानी चाहिए, साइंस का कंसेप्ट कार्टून्स के थ्रू बच्चों में कैसे ले जाएं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनको कैसे एंटर करें। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, ऑडियंस ने भी बहुत, इसीलिए मैंने इसका नाम ही यही रखा है, इस प्लेटफॉर्म का नाम ही इंस्पायरिंग माइंड्स है। यहाँ वही लोग आते हैं जो किसी ना किसी तरीके से दूसरे टीचर को इंस्पायर कर जाते हैं। मैं तो काफी इंस्पायर हो रहा हूँ, देखो आज आपसे इंस्पायर हुआ, इससे पहले 3 एपिसोड्स में 3 टीचर से इंस्पायर हुआ। तो यही हमारा काम है, और इंस्पायर होके आपसे भी हम इंस्पायर होते हैं। मेरे से इंस्पायर बड़े कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं होते उनका भी धन्यवाद, लेकिन हम तो इंस्पायर करते रहेंगे बार बार, आप जैसे टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पे बुला के। तो एक बार फिर मैम वेलकम, वेलकम नहीं सॉरी, एक बार फिर आपका थैंक यू कि आप आए, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर जरूर करिए वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।